हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथमेटिक 2 में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यानी कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जो यूटेरिया करंट अफेयर है उसका टॉपिक नंबर 14 पढ़ने वाला है, जो कि दिया है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। ठीक ना, तो चलिए कवर करते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन करंट अफेयर का सीरीज चलता है और उस सीरीज़ से आप लोग जुड़िए और अपने तैयारी को देखिए, कितना तैयारी हमारा हो पाया है और कितना करने की और आवश्यकता है। ठीक ना, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन वन है, कौन कौन टाइगर रिजर्व शामिल हुआ है नए में, कौन वन का कितना क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल बढ़ा है, कितना क्षेत्रफल घटा है, ये सारी जानकारी इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, कह रहा है कि 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, जो 17वीं भारत की रिपोर्ट आई है कब 2021 के अनुसार ये गणना है। ठीक ना, चलिए पहला है, कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि ISFR में भारत वन स्थिति रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। कितने में? प्रति 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, चलिए चीज़ों को आसानी से एकदम समझिएगा। ठीक ना, ज़्यादा इसमें कठिन नहीं है, एकदम एक बार चीज़ों को समझ लीजिएगा अच्छे तरह से तो एकदम हो जाएगा कवर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम 1987 में प्रकाशित किया गया ISFR 2021 रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिपोर्ट सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग वन क्षेत्र होगा। यानी कि 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि जितना भी देश का क्षेत्रफल है उसका 33% भाग पर क्या होगा? केवल वन होगा। ठीक ना, वन क्षेत्र होगा। ठीक, 33% भाग पर क्या होगा? वन क्षेत्र होगा। अब देख लेते हैं कि भारत में जो है, भारत में वन आवरण कितना है। ठीक है, भारत में वन आवरण, आगे बढ़िए। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण देखिए यहाँ पर दे दिया है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। अभी फ़िलहाल में है, कितना है? तो 2021 के अनुसार 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 21.71% है। लेकिन रहना चाहिए कितना? 33% रहना चाहिए। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 से 2021 में ज़्यादा किया गया, कितना? तो 1540 वर्ग किलोमीटर, जो पिछली रिपोर्ट से 0.22% का है, अधिक है। हम लोग को होना चाहिए 33%, लेकिन अभी फ़िलहाल 21.71% है। लेकिन 2019 के अनुसार 2021 में जो कह रहा है कि उसमें क्या किया है, तो वृद्धि किया है 1540 वर्ग किलोमीटर, जो कि पिछली रिपोर्ट के अनुसार 0.22% की वृद्धि की गई है। अब आगे देखते हैं भारत में वृक्ष आवरण। भारत में वृक्ष आवरण, चलिए, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल वृक्ष आवरण 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.91% है। देखिए, कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार कुल वृक्ष आवरण जो है 95,748 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक का कितना? 2.91% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्ष आवरण 721 वर्ग किलोमीटर की क्या हुई? वृद्धि की गई। यानी कि सभी तुलना 2019 से कर रहा है, कौन का? 2021 का। ठीक है, अब देखते हैं भारत में वन एवं वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े। देखिए, टेबल से समझेंगे कि कहाँ कैसा है। ठीक ना, तो आइए टेबल के अनुसार हम लोग समझते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पर दे दिया है, वर्ग दे दिया है, क्षेत्रफल दिया है, प्रतिशत दिया है और वृद्धि दिया है, कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है। तो देखिए, वन आवरण में 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं
ठीक ना, अभी तुरंत जस्ट पढ़े हैं ना, क्योंकि 21.71% और वृद्धि 1540 किलोमीटर की हुआ है, ठीक ना। टेबल के माध्यम से ऐसे हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर एक बार टेबल के माध्यम से पढ़ लेते हैं। तो वन आवरण 7 लाख टोटल है, 7,13,789, जो कि 21.71% है पूरे का, ठीक ना। और वृद्धि 1540 का हुआ है। देखिए वृक्ष आवरण देख लेते हैं। तो वृक्ष आवरण में 95,748 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर और 2.91% टोटल है और 721 किलोमीटर की क्या हुई वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब कुल देख लेते हैं। तो कुल जब करेंगे तो देखिए 8,09,537 वर्ग किलोमीटर टोटल परसेंटेज लिया जाए तो 24.62% होगा। और वृद्धि की बात की जाए तो 2261 वर्ग किलोमीटर, कितना 2261 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ कि टेबल के माध्यम से आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम आवरण वाले राज्य, दोनों की तुलना किया है और कौन किस में ज़्यादा है किस में कम है। आइए टेबल के माध्यम से हम लोग सभी को समझते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो क्षेत्रफल यहाँ पर 77,493 वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए तो 66,431 वर्ग किलोमीटर और छत्तीसगढ़ की बात किया जाए तो 55,717 किलोमीटर। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य सबसे पहले मध्य प्रदेश हो जाएगा, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और थर्ड पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सबसे कम वाला देख लेते हैं। तो सबसे कम कहाँ है, हरियाणा है, सबसे कम हरियाणा में है जो कि 1603 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद पंजाब में है 1847 वर्ग किलोमीटर और इसके बाद गोवा में है जो कि 2244 किलोमीटर। यानी कि सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो एमपी हो जाएगा और सबसे कम की बात किया जाए तो हरियाणा हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कि सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले यार कि कौन कौन जो राज्य है जो सर्वाधिक वृद्धि कर रहा है या वृद्धि किया है अभी तक, ठीक ना। चलिए तो आंध्र प्रदेश, सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो 647 वर्ग किलोमीटर वृद्धि किया है। तेलंगाना की बात किया जाए तो 632 किलोमीटर की वृद्धि हुई है और उड़ीसा की बात किया जाए तो 537 किलोमीटर की वृद्धि हुई। यानी कि कहने का मतलब कि सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश है 647 के, इसके बाद 632 है कहाँ पर, तेलंगाना में है और 537 कहाँ पर है तो उड़ीसा में है। अब देखिए सबसे कम सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाला यानी कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है उसको देख लेते हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश नुकसान किया है कितना का, तो 257 वर्ग किलोमीटर का, ठीक है। उतना क्षेत्रफल नुकसान किया है, वन को जो क्षेत्र था उसको नुकसान कर दिया है। सेकंड पर है मणिपुर जो कि 249 वर्ग किलोमीटर नुकसान किया है और थर्ड पर है नागालैंड जो कि 235 वर्ग किलोमीटर है वो नुकसान कर दिया, ठीक है। चलिए कह रहा है कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत में अब आ जाइए, ठीक है। इससे पहले वर्ग किलोमीटर में पढ़ रहे थे हम लोग कि कहाँ से कौन वर्ग किलोमीटर में ज़्यादा वृद्धि किया है, कौन ज़्यादा नुकसान किया है, लेकिन अब परसेंटेज में आ जाइए कि सर्वाधिक प्रतिशत कितना है, किसका है, माने किस राज्य का है। तो चलिए सबसे परसेंटेज की बात की जाए, सबसे वन की अगर बात की जाए तो एमपी हो जाएगा ज़्यादा वन क्षेत्र वाला, लेकिन प्रतिशत में बात कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला में कौन है, मिजोरम है। कौन है, मिजोरम, जो कि 84.53% के साथ है। सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश है जो कि 79.33% और थर्ड पर मेघालय है जो कि 76%। परसेंटेज की बात की जाए तो सबसे पहले मिजोरम, सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पर क्या हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। इसके बाद अब आगे देखते हैं सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में जो कि 90.33% है और अंडमान निकोबार है सेकंड पर जो कि 81.75% है। आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए कौन कौन सर्वाधिक वन प्रतिशत में। सबसे पहले मिजोरम है, राज्य की बात किया जाए तो सेकंड पर अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पर मेघालय है। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात कर लिया जाए तो लक्षद्वीप है फर्स्ट पर जो कि 90.33% के साथ और सेकंड पर अंडमान निकोबार है जो कि 81.75 के। उम्मीद करता हूँ ये जो भी हम बता रहे हैं इसमें आप लोग को थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े।
भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े। देखिए सबसे पहले वर्ग, इसके बाद शीर्ष राज्य कौन है और क्षेत्रफल कितने हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत घने वन कह दिया जाए, अगर बहुत घने वन की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, बहुत घने में कौन आ जाएगा, अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा शीर्ष पर, यानी कि पहला पर। ठीक है, इसके बाद इसका वर्ग किलोमीटर की बात कर लिया जाए तो 21,095 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है इसका। ठीक है, सेकंड पर मध्यम रूप से घने वन तो मध्य प्रदेश आ जाएगा। देखिए याद करना एकदम आसान है, मध्य तो मध्य, मध्यम तो मध्य, 34,341 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर खुले वन की बात कर लिया जाए तो मध्य प्रदेश जो कि 36,465 वर्ग किलोमीटर के साथ है। ठीक है, चलिए अन्य बिंदु देख लेते हैं। चलिए अन्य बिंदु कह रहा है कि बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र, बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र 55,666.27 वर्ग किलोमीटर है। कितना है तो 55,666.27 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल वन क्षेत्र के 7.8% है। और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्र का कितना है 74.51%। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पॉइंट में यही सब पूछता है कि जो बाघ अभयारण्य वन क्षेत्र है देश के कुल वन क्षेत्र के कितना परसेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि 7.8% बनेगा। पूछ देगा कि टाइगर रिजर्व जो बाघ अभयारण्य वन क्षेत्र है वो टाइगर रिजर्व के कुल कितना क्षेत्रफल का है, तो ये 74.51%। तो यहाँ ये चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, या चीज़ों को ध्यान से याद करना है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। देश में बाघ अभयारण्य लगभग कितना है 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में है 2,932.95 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक ना, में 96.83% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है, और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश में कार्बन स्टॉक कितना था 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। 2019 के अनुसार कार्बन की मात्रा में वृद्धि हुई है कितना, तो 79.4 मिलियन टन। आगे बढ़ते हैं, आगे है देखिए मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र, मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। अब देखिए वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आधार पर, 2021 की हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी तक, तो 2021 के अनुसार चलिए कहा है कि देश में कुल मैंग्रोव या कक्षकरण बोल दिए 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 0.15% है। यानी कहने का मतलब कर रहा है कि देश में कुल जितने भी मैंग्रोव वन है वो कितना है 4992 किलोमीटर टोटल, और जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का, जो भौगोलिक क्षेत्र है हम लोग का, उसका 0.15% है। ठीक ना, 2019 की तुलना में मैंग्रोव वन क्षेत्रफल में 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई 2019 में, और 2021 की अगर दोनों 2019-21 की तुलना की जाए तो 17 वर्ग किलोमीटर का क्या हुआ है मैंग्रोव वन में वृद्धि हुआ है। ठीक है, आइए टेबल के अनुसार देखते हैं। चलिए यहाँ पर दिया है रैंक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल। ठीक ना, कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल। देखिए प्रथम स्थान की बात किया जाए तो देखिए आप लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा मैंग्रोव वन पाया जाता है, और वही मैंग्रोव वन में पाया जाता है कौन, रॉयल टाइगर। कौन पाए जाते हैं, रॉयल टाइगर। आप लोग अच्छे तरह से जानते होंगे, अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि वही मैंग्रोव वन में रॉयल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम स्थान वेस्ट बंगाल का यानी कि पश्चिम बंगाल का, जो कि 2114 वर्ग किलोमीटर, 2114 वर्ग किलोमीटर। द्वितीय स्थान की बात की जाए तो गुजरात का है, जो कि 1175 किलोमीटर के साथ, और तृतीय स्थान की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि 616 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरह समझ लिए, पहला पर पश्चिम बंगाल, दूसरा पर गुजरात और तीसरा पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रफल की बात की जाए तो 2114, गुजरात की 1175 और अंडमान द्वीप की 616 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
ये सब क्षेत्रफल जितना है किलोमीटर में ही तो वर्ग किलोमीटर में, हमेशा यहाँ पर ध्यान देना है कि किलोमीटर में ही होगा। किलोमीटर की बात किया जाए तो थोड़ा सा ही होगा, ठीक ना। मान लेते हैं 616 किलोमीटर है, तो 616 किलोमीटर कितना होगा, ठीक ना। किलोमीटर की बात नहीं करना है यहाँ पर, वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। चलिए, प्रथम स्थान पर उड़ीसा जो कि 8 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुआ है। देखिए वहाँ पर पढ़ रहे थे मैंग्रोव वन की स्थिति कि कौन कौन से ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि टोटल हम लोग पढ़े हैं कि 2019 के अनुसार 2021 में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। तो वही 17 किलोमीटर कहाँ कहाँ वृद्धि हुई है उसको देख लेते हैं। तो प्रथम स्थान पर वृद्धि हुई उड़ीसा में 8 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद देखिए द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र में वृद्धि हुआ है जो कि 4 किलोमीटर, और तृतीय स्थान पर कर्नाटक में वृद्धि हुआ है जो कि 3 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। आप लोग अच्छे तरह से समझ लिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022। अब हम लोग पढ़ेंगे 2022 के फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। 2022 के फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO यानी कि फाओ जिसको बोलते हैं द्वारा 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। कितने वर्ष पर? 2 वर्ष। तो आप लोग पूछ देगा कि जो भी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है, तो 2 वर्ष के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। 1990 से 2020 के बीच 420 मिलियन हेक्टेयर वन को नष्ट हो गए। जो 1990 है और 2020 के बीच की गैप जो बात की जाए तो उसमें 420 मिलियन हेक्टेयर वन का हो गए, नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, ठीक है। आगे 30 वर्षों में 10.34 वन में कमी आई। 30 वर्षों में हम 30 वर्षों में देखिए 1990 से 20 तक 30 वर्ष टोटल हुआ। दो 2015 से 2020 के बीच हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो रहे हैं। यानी कि अगला रिपोर्ट कर रहा है, इसका अगला जो दिया है कि 2015 से 2020 के बीच हर साल कितने मिलियन, तो 10 मिलियन हेक्टेयर वन कहाँ हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, ठीक है। आगे विश्व में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो पृथ्वी के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 31% करता है, कवर करता है। कितना परसेंट, तो 31%। कितना है, तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, ठीक है। चलिए इस रिपोर्ट के अनुसार 140 से अधिक देशों के द्वारा 2030 तक वन हानि को समाप्त करने की घोषणा की गई। देखिए लक्ष्य रखा गया है 2030 तक कि वन जितने भी हानि हो रहे हैं उसको क्या कर दिया जाए, रोका जाए। ये क्या घोषणा किया गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 140 से अधिक देशों के द्वारा 2030 तक वन हानि को क्या करना है, समाप्त करने की घोषणा की गई है। आगे बढ़िए। वर्ल्ड एयर इक्वालिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 देखिए मार्च 2022 में प्रकाशित हुआ है, और IQ एयर यानी कि एयर क्वालिटी में, ठीक है, स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 जारी किया जाता है। और दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 10 शहर भारत के ही हैं। देखिए 15 प्रदूषित है जिसमें 10 कहाँ हैं, भारत के ही हैं। सबसे कम प्रदूषित देश न्यू कैलेडोनिया जो कि इतना से 2.5 लेवल से 3.8 इसका, ठीक है। PM 2.5 और लेवल 3.8 है। सबसे कम प्रदूषित है तो न्यू कैलेडोनिया है। अब देखिए सबसे प्रदूषित देशों की सूची देख लेते हैं कि कौन कौन सा देश है। ये टेबल के अनुसार समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्रथम स्थान पर बांग्लादेश है, प्रथम स्थान पर बांग्लादेश है और 76.9 है। द्वितीय स्थान पर चाड है, ठीक है, जो कि 75.9 है। तृतीय स्थान पर पाकिस्तान है जो कि 66.8% है, और चौथी स्थान पर तजाकिस्तान है जो कि 59.4 है, और 5वें स्थान पर हमारा भारत है, यानी कि हम लोग का भारत है जो कि कितना है 58.1 है, 58.1 है। सबसे प्रदूषित देशों की सूची में सबसे ज़्यादा प्रदूषित की बात की जाए तो बांग्लादेश, फिर चाड, फिर तृतीय स्थान पाकिस्तान, फिर चतुर्थ तजाकिस्तान, और 5वां पर का है भारत है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देख लेते हैं सबसे प्रदूषित राजधानी। सबसे प्रदूषित राजधानी की बात की जाए तो सबसे प्रथम स्थान पर नई दिल्ली ही है, भारत का
नई दिल्ली, यानी कि हम ही लोग का है, ठीक ना। द्वितीय स्थान पर कौन है, ढाका बांग्लादेश का, और तृतीय स्थान पर कौन है, अनजमेना जो कि चाड का है, ठीक है। चाड का राजधानी अनजमेना, तो तृतीय स्थान पर। तो प्रथम स्थान पर सबसे प्रदूषित राजधानी की बात की जाए तो नई दिल्ली हो जाएगा, और सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात की जाए, देश की बात की जाए तो बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, सबसे प्रदूषित अब शहर की बात की जाए तो देखिए प्रथम स्थान पर भिवाड़ी है जो कि राजस्थान का है, ठीक है। सबसे प्रदूषित शहर में भिवाड़ी राजस्थान का है, और द्वितीय स्थान की बात की जाए तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के, यानी कि शहर में भी दोनों भारत का ही शहर है, भिवाड़ी राजस्थान का और द्वितीय स्थान पर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का, ठीक है। आगे 2021 में 2 भारतीय समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाणन। ब्लू फ्लैग प्रमाणन का मतलब होता है कि समुद्री क्षेत्रों में मिलता है, ये समुद्री क्षेत्रों में मिलता है। तो देखिए वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्री तटों को मिला ब्लू फ्लैग प्रमाणन, देख लेते हैं। एक है कोवलम समुद्र तट जो कि तमिलनाडु का है, और दूसरा है ईडन समुद्र तट जो कि पुदुचेरी का है, दोनों का मिला है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। भारत में अभी तक कुल 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्र तटों को स्वास्थ्य, सुरक्षित और सतत विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। हम बताएं हैं आप लोगों को कि जो भी ब्लू फ्लैग प्रमाणन है ये समुद्री तटों को सतत सुरक्षा और माने विकास के, समझिए विकास के क्षेत्र में जो भी बढ़िया डेवलप करता है उसको, तो उसी को मिलता है। तो 2 को मिला है, एक कोवलम का तमिलनाडु का है और ईडन समुद्र तट पुदुचेरी का है, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर अभी तक 10 को प्रमाणन पत्र मिल गया, ठीक। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन देता है ये, तो ये डेनमार्क के फाउंडेशन है, डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे देखिए, वर्ष 2021-22 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्रभूमियाँ। देखिए रामसर स्थल में कौन कौन से शामिल हुए, पहले पढ़ेंगे। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 में प्रभावी हुए। देखिए इससे पहले रामसर साइट जो भी है इसके वीडियो एक हम लोग सेपरेट वीडियो हम बनाकर अपलोड किए हैं, एक सेपरेट वीडियो जिसमें उसमें पूरा डिटेल बताए हैं कि रामसर साइट के कब प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, कब सम्मेलन हुआ, कब उसको नियम आयोग जो भी बना, इसके बाद कितने हैं और भारत के कितने हैं और पहला स्थान पर कौन है, अंतिम स्थान पर कौन है, जो भी पूरा एकदम डिटेल बतलाए हैं। तो उस वीडियो को जाकर इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े कि 1971 में ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ और इसके समझौते कब आया, 75 में प्रभावी हुआ। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल है। देखिए भारत कह रहा है कि 1982 में शामिल हुआ और उसी वक्त का है कि उसी वक्त रामसर साइट में शामिल हुआ और उसी वक्त रामसर साइट भी बना, ठीक है ना। चलिए मार्च 2022 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की कुल संख्या कितना हो गई, 49 हो गई। कब कह रहा है, 2022 के मार्च तक, ठीक है, 49 हो गई। 49वां रामसर स्थल के रूप में बखीरा वन्य जीव अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया। आगे देख लेते हैं, वर्ष 2022 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 2 आर्द्रभूमियाँ कौन कौन से शामिल हुए। देखिए 2022 में 48वां खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य फरवरी 2022 में गुजरात में, और एक है बखीरा वन्य जीव अभयारण्य जो आप लोग पढ़े हैं कौन, उत्तर प्रदेश में। अब देखिए 2021 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 5 आर्द्रभूमियाँ कौन कौन से हैं। चलिए देखिए रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 5 आर्द्रभूमियाँ। देखिए आर्द्रभूमि यहाँ पर है, अधिसूचित तिथि है और राज्य है। देखिए अधिसूचित तिथि याद करना नहीं है, लेकिन खाली याद कर लेना है कि 2021 में शामिल हुआ है कि 2022 में कि 2019 में, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन है और किस राज्य में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते हैं पाँचों देखते हैं। देखिए पहला है हैदरपुर जो कि दिसंबर 2021 में शामिल हुआ है और उत्तर प्रदेश का है। दूसरा है सुल्तानपुर जो कि मई 2021 में और हरियाणा का है। तीसरा है भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य
जो कि मई 2021 में, और हरियाणा का। देखिए हरियाणा के यहाँ पर 2 है, एक सुल्तानपुर है और एक भिंडवास है। एक सुल्तानपुर, एक भिंडवास है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे है वाधवाना वेटलैंड। वाधवाना वेटलैंड जो कि अप्रैल 2021 में शामिल हुआ और गुजरात का है। कहाँ का है? गुजरात का है। अगला है कि थोल जीव अभयारण्य, थोल जीव वन्य जीव अभयारण्य जो कि 21 में है और गुजरात का है। देखिए गुजरात का भी यहाँ पर 2 है, हरियाणा का 2 शामिल हुआ है, 2 कहाँ का शामिल हुआ है? गुजरात का शामिल हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे है कि वर्ष 2020 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 5 आर्द्रभूमि। देखिए 5 2020 की बात की है, 2022 का देखें, 2021 का देखें, अब 2020 का देखते हैं। ठीक है, तो आर्द्रभूमि और केंद्र शासित और राज्य। ठीक है, देखिए पहला स्थान पर है आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो कि उत्तराखंड का है, दूसरा है कांवर ताल जो कि बिहार का है, और तीसरा है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र का है, चौथा है सूर सरोवर जिसको कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है जो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, और पांचवा है तसोकर आर्द्रभूमि परिसर, तसोकर जो कि लद्दाख का है। तो सबसे पहले पढ़े आसन कंजर्वेशन उत्तराखंड का, कांवर ताल बिहार का, लोनार झील महाराष्ट्र का, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश का, सूर सरोवर को कीथम झील भी कहा जाता है, और तसोकर आर्द्रभूमि परिसर ये है लद्दाख का। तो चलिए टेबल के माध्यम से हम लोग अच्छी तरह से इसको भी कवर कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि नोट दिया है, इसके बारे में कुछ दिया है, उसको देख लेते हैं। देखिए यूनाइटेड किंगडम के 175 से अधिक रामसर स्थल इस सूची में शामिल है। यूनाइटेड किंगडम का मतलब यूके यानी कि लंदन की बात कर रहा है। ठीक है, आगे रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग है, कोबोर्ग प्रायद्वीप का, जो कि 1974 में शामिल होता है। हम जो भी इसका वीडियो बनाए हैं उसमें पूरा डिटेल बताते हैं कि कौन शामिल हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक ना, यहाँ कुछ हर चीज़ यहाँ पर नहीं दिया है, खासकर भारत के जितने भी आर्द्रभूमियाँ हैं उसको यहाँ पर नहीं दिया है। जो भी करंट का है तो करंट का फेज दिया है, यानी कि 2019 का दिया है, 2020, 21 और 22 3 साल का दिया है। 22 में भी कुछ अभी हाल ही में शामिल हुए हैं। अब जो वेटलैंड की संख्या है यानी कि आपके आर्द्रभूमियाँ हैं, अब ये रामसर साइड जो हैं अब बढ़ के 64 हो गए। कितने हो गए हैं? 64 हो गए। ठीक है, तो उसको उस वीडियो में अच्छे तरह से कवर कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में शामिल आर्द्रभूमियाँ, तो पहला स्थल चील का जो कि कहाँ का है? उड़ीसा का है, उड़ीसा का है। ठीक है, दूसरे पर भारत की सबसे बड़ा आर्द्रभूमि की अगर बात की जाए तो सुंदरवन वेटलैंड है जो कि पश्चिम बंगाल में है। इसका देखिए इसका क्षेत्रफल दिया है कि कितना क्षेत्र में विस्तार है, तो इसका क्षेत्रफल है देखिए 2549.44 वर्ग किलोमीटर जो कि 96.76 क्षेत्र में ये विस्तार है इसका। आगे भारत की सबसे छोटा आर्द्रभूमि की अगर बात की जाए तो रेणुका वेटलैंड है जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कौन सा? तो रेणुका वेटलैंड। भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि अगर कह देगा तो हरिके बैराज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हरिके बैराज। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, टोटल 10 गो है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक 461 आर्द्रभूमि है, जिनमें से अधिकांश 2.25 हेक्टेयर में वन का आकार के हैं, माने इतने से कम आकार के हैं। ठीक है, यानी कि 2.25 हेक्टेयर से कम आकार के हैं, लेकिन 461 आर्द्रभूमि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। और आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि जो लेपर्ड होता है तेंदुआ, उसकी गणना 2018 के अनुसार 2018 के अनुसार, लेकिन ये प्रकाशित कब हुआ है? तो 21 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। 21 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आगे बढ़िए, चलिए। यह रिपोर्ट स्टेट ऑफ लियोपार्ड, यह लियोपार्ड का मतलब तेंदुआ होता है, इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? तो प्रकाशित किया गया है। कब? 2018। ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया। भारत में कुल तेंदुओं की संख्या 12,852 है। कितना है? 12,852 है। अब देख लेते हैं कि कौन स्टेट में कितना है, कौन स्टेट में कितना है। तो आगे बढ़ते हैं, टेबल के अनुसार देख लेते हैं इसको। चलिए देखिए, यहाँ पर राज्य और क्षेत्र दे दिया है, 2018 तक तेंदुओं की संख्या दे दिया है।
देखिए मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो वहाँ पर 3421 जो कि प्रथम स्थान के साथ है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, तो प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। इसके बाद कर्नाटक में है 1783 द्वितीय स्थान पर, महाराष्ट्र में है 1690 तृतीय स्थान पर, तमिलनाडु की बात किया जाए तो 868 चतुर्थ स्थान पर, और बिहार की बात किया जाए तो यहाँ पर 98 है। टोटल तेंदुए कितना है? 98 है। ठीक है, आगे बढ़िए। 2014 से 18 के बीच तेंदुओं की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। यानी कि 2014 की तुलना किया जाए 2018 से, तो 2014 की अपेक्षा 2018 में कितना परसेंट की? तो 60% की वृद्धि हुई है। क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए यानी कि कुल 8071 हैं। कुल कितने हैं? 8071। अब आगे देख लेते हैं बाघ गणना रिपोर्ट 2018। तेंदुआ का देख लिए, अब बाघ का देख लेते हैं। आगे बढ़िए, चलिए आइए। ये प्रकाशित हुए 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ है। 18 का रिपोर्ट है लेकिन 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ है। देखिए भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। 2967 है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो 2967 है। 2014 और 18 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई। देखिए वहाँ पर तेंदुआ में 60% की वृद्धि हुआ था, लेकिन बाघ की बात की जाए तो 33% की क्या हुआ? वृद्धि हुआ है। अब टेबल के माध्यम से देख लेते हैं कि किस राज्य में कितना बाघ है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर राज्य क्षेत्र और बाघों की संख्या। देखिए मध्य प्रदेश में, उसमें भी मध्य प्रदेश था और इसमें भी मध्य प्रदेश पहला स्थान पर। देखिए 526 के साथ सबसे ज़्यादा 526 बाघ हैं मध्य प्रदेश में, सबसे ज़्यादा। इसके बाद सेकंड पर कर्नाटक का है जो कि 524 है, यानी कि ऊपर से दूसरा स्थान पर है। उत्तराखंड की बात की जाए तो 442 जो कि तीसरा स्थान पर है, और उत्तर प्रदेश में की बात की जाए तो 173 है। बिहार की बात की जाए तो कितना है? 31 है, और सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल का है उनमें 88 है। आप लोग अच्छे तरह से देख लिए। मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442। देखिए यहाँ तक एकदम याद करना है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ तक याद करना है। इसके बाद जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट का एकदम याद करना है। मान लेते हैं उत्तर प्रदेश के हैं तो 173 याद करना है, बिहार के हैं तो 31 याद कर लेना है, सुंदरबन यानी कि पश्चिम बंगाल से हैं तो 88 याद कर लेना है। यानी कि 3 तो याद आपको करना ही करना है कि कौन है। इसके बाद अपना स्टेट का ध्यान देना है कि हमारे स्टेट में कितने हैं। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड में क्या किया गया? रिकॉर्ड दर्ज किया गया। जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, जिम कॉर्बेट रिजर्व में देश के सबसे ज़्यादा बाघ कितना है? 231 है। 231 सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ हैं? तो जिम कॉर्बेट में। देश के 3 अभयारण्य डम्फा अभयारण्य, बुक्सा अभयारण्य और पलामू अभयारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है। यानी कि 3 को जो अभयारण्य है, डम्फा, अगर बुक्सा और पलामू की बात की जाए तो इसमें एक भी बाघ नहीं बचे हैं। ठीक है, भारत में कुल बाघ की आबादी 63%, 1923 यानी कि टाइगर रिजर्व में रहते हैं। ठीक है, विश्व में कुल बाघ की आबादी 70% बाघों का भारत में मिलता है। कितना मिलता है? 70% बाघ भारत में मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। भारत के 3 नए टाइगर रिजर्व कौन कौन से 3 हैं भारत के नए, उसको देख लेते हैं। देखिए पहला है श्री बिल्ली पुथूर मेघामलाई टाइगर जो कि तमिलनाडु का है। श्री बिल्ली पुथूर मेघामलाई टाइगर जो कि तमिलनाडु का है। भारत का 51वां है एवं तमिलनाडु का 5वां है। भारत का 51वां और 51वां। ठीक है, और जो तमिलनाडु की बात की जाए तो वहाँ पर 5वां है। आगे देख लेते हैं रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जो कि राजस्थान का है। भारत में 52वां और राजस्थान में 4था स्थान है इसका। देखिए दोनों का दे दिया है, यहाँ पर अपने देश का भी बात कर दिया है, यानी कि जितने भी हमारे देश में टाइगर रिजर्व है उसकी तुलना और उस स्टेट की तुलना भी कर रहा है। तीसरा देख लेते हैं गुरु घासीदास जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है और भारत का 53वां है और छत्तीसगढ़ की 4था है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा पढ़े हैं हम लोग? 51, 52, 53 3 को पढ़े हैं। तो पहला पढ़ा है श्री बिल्ली पुथूर मेघामलाई। ठीक है, मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु का है। अगर रिजर्व की बात की जाए
टाइगर रिजर्व की बात तो 51वां है, लेकिन अगर स्टेट की बात किया जाए तो 5वां है, तमिलनाडु का 5वां है। ठीक है, रामगढ़ विस्तारी जो कि राजस्थान में पड़ता है 52वां है, लेकिन स्टेट की बात की जाए यानी कि राजस्थान की तुलना की जाए तो चौथा है। गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ का है, ऐसे 53वां है, लेकिन छत्तीसगढ़ में चौथा स्थान पर। चलिए ये हम लोग देख लिए हैं जो शामिल हुआ है नया टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि COP26 सम्मेलन में भारत, COP26 सम्मेलन में भारत, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चलिए, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को लेकर ग्लासगो कहाँ पड़ता है तो स्कॉटलैंड में पड़ता है, COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। उन्होंने पंचामृत का मंत्र दिया जो निम्न है। पंचामृत कौन का है, यानी कि जो COP26 सम्मेलन हुआ था वो स्कॉटलैंड में, ग्लासगो के स्कॉटलैंड में, ठीक है ना, सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें हमारे भारत के प्रधानमंत्री गए थे, उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। और वहाँ पर गए तो पंचामृत का मंत्र दिया जो निम्न प्रकार है। देखिए, पहला 5 को दिए, जो कि पहला है कि भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट का कर लेगा, पहुंचा देगा। पहला उनका है पंचामृत में पहला है कि 2030 तक का कर लेगा, जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचा लेगा। दूसरा देखते हैं क्या बोले हैं। दूसरा बोले हैं कि भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा की ज़रूरत अक्षय ऊर्जा से पूरा करेगा। कह रहे हैं कि 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा का जो ज़रूरत है, ऊर्जा का ज़रूरत किससे पूरा कर लेंगे, अक्षय ऊर्जा से पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा। चलिए तीसरा देखिए, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन यानी कि 1 बिलियन टन की क्या करेगा, कमी करेगा। तीसरा उनका कहा है कि भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा कह रहे हैं कि 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45% भी कम करेगा। अपनी जो अर्थव्यवस्था में कार्बन की तीव्रता है उसको 45% से भी क्या कर देगा, कम कर देगा। पाँचवा उनका कहना है कि वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। 2070 तक भारत का करेगा, नेट जीरो का लक्ष्य क्या करेगा, हासिल करेगा। तो आप लोग देख लीजिए पंचामृत, ठीक ना। आगे देखिए, कह रहा है कि ग्लासगो में आयोजित COP26 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने संयुक्त रूप से वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की पहल की क्या करिए, शुरुआत की है। देखिए, वहाँ पर प्रधानमंत्री गए थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, वो दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से वन सन और वन वर्ल्ड और वन ग्रिड की पहल की क्या किया है, शुरुआत किया है। आगे बढ़िए। COP26 जलवायु सम्मेलन के दौरान अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बना है। कौन? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन गठबंधन में हस्ताक्षर करने वाला 101वां देश बन गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। वर्ष 2022 में COP27 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन मिस्र में किया जा रहा है। और मिस्र में कहाँ किया जा रहा है, तो मिस्र के शर्म अल शेख शहर में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, तो शर्म अल शेख शहर में किया जाएगा। COP28 की बात की जाए तो 2023 में होगा और इसका मेज़बानी कौन करेगा, तो UAE करेगा। तो आप लोग तो COP26 के बारे में पूरा पढ़ लिया डिटेल। 27 जानकारी कि कहाँ पर होगा, तो मिस्र में होगा, और 28 की जो बात होगा वो कहाँ से होगा, तो UAE में होगा। तो हम लोग पूरा जितना भी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी था उसको अच्छे तरह से कवर कर लिए और अच्छी तरह से क्या कर लिए, पढ़ लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छे तरह से पढ़ लिए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक यानी कि टॉपिक नंबर 15 के साथ, यानी इसके बाद जो भी टॉपिक होगा, यानी कि 15 में देखिए एनवायरनमेंट टू द पॉइंट है,
उसको भी कवर कर लेंगे, पूरे पॉइंट को एक वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पॉइंट के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे तरह से पढ़िए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।